हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बहुत दिनों बाद मैंने एक सेशन लेने के बारे में सोचा है और बीच में काफ़ी बातचीत चल रही थी हमारी ग्रुप वगैरह में भी। अगर आपको याद हो तो हम लोग ग्रुप में भी काफ़ी डिस्कशंस कर रहे थे। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए, बहुत लोगों ने बोला कि बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि सर समय कम बचा है, इस कम टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, इस पर वीडियो बनाएं। तो अब से रोज़ाना मेरी कुछ वीडियोस आएंगी जिनका ड्यूरेशन लगभग 10 मिनट से 20 मिनट के बीच का होगा। और इन वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आपको हर टाइप की छोटी छोटी गाइडेंस देता रहूं। आप इन वीडियो को भगा कर भी देख सकते हैं, रन करके भी 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं, या फिर आप इन्हें पूरा भी देख सकते हैं। जहां डाउट होता है आप मेरे ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं, वरना उसके अलावा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसका मेन मोटिव है कि अब हम लोग जो जो भी बच्चे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी अगली, ठीक है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब क्योंकि समय कम बचा है, अगर आप गेट की बात करो या इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करो, दोनों के दोनों एग्जामिनेशन, चाहे मैं गेट की बात करूं चाहे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, दोनों के दोनों एग्जामिनेशन आपके जनवरी में है। और लगभग लगभग नवंबर मिड आ चुका है, तो आपके पास लगभग लगभग 2 से ढाई महीने बचे हैं पूरा पेपर आपके हो जाने में। ठीक है। जनवरी लिखने का मतलब ये है कि एक पेपर आपका जो जनवरी है इस तक आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों इस बार फरवरी में होने वाले हैं। तो हम लोग जनवरी को हमारा डेडलाइन मान के चल सकते हैं। ये हमारी डेडलाइन है, ये हमारी डेडलाइन है। तो अगर हम लोग मोटा मोटी बात समझ के चलें तो हमारे पास अभी से प्रिपरेशन के लिए कितना समय बच रहा है। आप मान के चलें, अभी जैसे हम लोग 15 नवंबर को अपना मान के चलते हैं, वैसे 16 नवंबर आ चुकी है तो मैं 16 ही मान लेता हूँ। 16 नवंबर से हमारे पास लगभग लगभग 2 महीने, 2.5 महीने का समय बचा है, 2.5 मंथ्स का हमारे पास समय बचा है। तो अब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। दिस इज 2.5 मंथ्स, तो 2.5 महीने में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। और अगर आपका फोकस गेट है या आपका फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तो दोनों में हम लोग कैसे डिफ्रेंसिएशन करें। कईयों का दोनों फोकस भी हो सकता है, तो वो कैसे आगे बढ़े। और जैसे कि यूपीपीएससी एई के बारे में भी हमें पता लग गया कि उसका एग्जामिनेशन भी जनवरी में है। तो अब हमारे पास जो हमारे स्कोप हैं वो सारे डिफाइन हो चुके हैं, और सारे एग्जाम लगभग लगभग जितने भी एग्जाम हमें देने हैं वो जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में निपट जाएंगे। तो वो 3 महीने में के प्रिपरेशन आपको आज से कैसे करनी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि या तो पहले पढ़ चुके हैं या फिर उनका कोर्स लगभग लगभग कंप्लीशन के पास है। उन लोगों को अभी मैं कोई भी राय नहीं दे सकता हूं जिन लोगों का प्रिपरेशन अभी 50% से कम हुआ है। इसका मतलब सपोज आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने थे, अगर आपने 10 में से 7-8 सब्जेक्ट भी कर लिए हैं, तो मेरी गाइडेंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। उन लोगों के लिए मैं अलग से एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और बताऊंगा जिन लोगों की अभी तक 4-5 सब्जेक्ट भी पूरे नहीं हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। कोशिश करिएगा एक एक बात को समझने की, अपने डाउट ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय बचा है, और अब आप लोगों को अपने गियर को शिफ्ट करना है। अभी तक मैं आशा करता हूं आप में से मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिया होगा। ठीक है। और जिन लोगों ने 70% या उससे ज़्यादा सिलेबस कर लिया है, उन्होंने लगभग लगभग 60-70% सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी पूरी कर ली होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं की है, तो मैं ये कहूँगा कि अब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को छोड़कर जनरली एडवांस टेस्ट सीरीज, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2-3 सब्जेक्ट जहाँ क्लब हो जाते हैं उन टेस्ट सीरीज पर फोकस करें। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देने का समय अब आपके पास बहुत कम रह गया है। ठीक है, स्कोप है पर आप अभी भी उस पेस पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज तो आपको देना स्टार्ट करना ही है। उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी जिन्होंने लगभग लगभग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पूरी दे दी है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के बारे में बात नहीं की है, उन लोगों के लिए हमें थोड़ा सा विचार करना भी ज़रूरी है। तो मैं इन बातों को, सारे पॉइंट्स को आपके सामने पहले लिखूंगा और फिर हम एक एक पॉइंट पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, और फिर उन्हीं को मैं आगे भी
2-3 वीडियोस में डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट जो एक बच्चे के मन में आएगा वो ये है कि सर टेस्ट सीरीज कब से शुरू करें, या टेस्ट सीरीज में अभी तक की हमारी क्या प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी। तो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बच्चों को एक सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल ये है कि सर रिवीजन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। ये अभी के समय में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल में से एक सवाल है कि सर हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल जो मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं वो ये है कि सर हम लोग अब नए सब्जेक्ट्स जो जो भी न्यू टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करें या ना करें। इसमें आपके न्यूली एडेड टॉपिक्स भी आ जाते हैं। कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स हमेशा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो वो न्यूली एडेड टॉपिक्स पर कितना फोकस करें, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं उनके मन में डाउट ये रहता होगा कि सर हम पढ़ तो सब कुछ लगभग 2-3 बार कर चुके हैं, 2-3 बार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पर डाउट यही है कि हमारा जो स्कोर है इवन इन टेस्ट सीरीज वो लगभग 45 से 60 मार्क्स की रेंज में आ रहा है फॉर गेट। 45 से 60 मार्क्स की रेंज में आ रहा है फॉर गेट। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम लगभग 180 से 220 नंबर की रेंज पे आ रहे हैं। कई लोग अगर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दे रहे होंगे उन्हें ये 2 प्रॉब्लम भी फेस हो रही होगी। तो ये मोटा मोटी वो टॉपिक्स हैं जो मैंने चुने हैं आपके ही दिए हुए डाउट्स में से, और बाकी टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला सवाल, टेस्ट सीरीज देना कब शुरू करना चाहिए। ये सबसे पहला सवाल है और सबसे सिंपल सवाल है जिसका जवाब आपको आना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज देने का सही समय डिपेंड करता है कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका प्योर फोकस गेट पर है देन आपको एक बात याद रखना है, गेट में भी 2 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। बेसिकली एक पूरा टेक्निकल पोर्शन और दूसरा पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन के जो टेस्ट होते हैं उन्हें आप आज से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इन टेस्ट को आपको रोजाना 1 से 1.5 घंटा देना है। रोजाना नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये पूरा पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। सो रोजाना आपको 1 आवर इसको देना ही देना है। अब चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे दो, या चाहे आप मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज को सॉल्व कर लो, चाहे आप किसी टीचर के दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ भी करो, लेकिन रोजाना नॉन टेक्निकल का आपको एटलीस्ट 1 घंटे का टेस्ट देना ही देना है। खुद से पढ़ो ना पढ़ो, नोट्स पढ़ो ना पढ़ो, टेस्ट तो कम से कम एक दे ही दो और उसका एनालिसिस भी कर लेना। तो टोटल 1.5 घंटा आपको नॉन टेक्निकल को रोज देना ही देना है। रीजन सिर्फ इतना सा है, बहुत से बच्चे मैं ऐसा जानता हूं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं हमारे नॉन टेक्निकल पोर्शन पे, लेकिन पेपर में हमें पता है कि लगभग 27 से 30 नंबर के बीच में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पूरा रहेगा। ठीक है, बहुत ऐसे मेरे नोन स्टूडेंट्स हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका टेक्निकल काफ़ी सही था, लेकिन एप्टीट्यूड रीजनिंग में उन्होंने थोड़ी मेहनत नहीं की, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स 1-2 क्वेश्चन आ गए और यहाँ 27 में से 30 नंबर, 27-30 नंबर का जो पेपर था यहाँ वो 20-22 पर अटक गए। आप ये समझिए कि टेक्निकल में 5 नंबर लाना और नॉन टेक्निकल में 5 नंबर लाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। नॉन टेक्निकल के 5 नंबर कहीं यहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, टेक्निकल के 5 नंबर यहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि टेक्निकल में 5 नंबर के अंदर 3 क्वेश्चन हमको मिलेंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, जिसमें हो सकता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही गहरा कंसेप्ट लग रहा हो, 1 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टिंग। वहीं रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स में ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन आने के चांसेस निल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एक आध कोई क्वेश्चन आपके इधर उधर से बन सकता है, वरना जनरली एप्टीट्यूड रीजनिंग में 24-25 नंबर स्कोर करना विद मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल नहीं होता है।
तो अगर हम लोग निरंतर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, एटलीस्ट मैथ्स के टच में रहेंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग के टच में रहेंगे, आपके ये 27 से 30 नंबर के बीच में, 27 नंबर अमूमन हर साल रहता था, 30 नंबर इस साल से हुआ है, लास्ट ईयर से, तो इसलिए मैं 27 से 30 लिख रहा हूँ कि अगर एक आध नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी आप एटलीस्ट 90% स्कोर करने वाले बनो, ठीक है। टेक्निकल में आपको एक बात याद रखनी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते वक्त टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल जो भी है, हमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। मैं आपको टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, कब देनी है के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि पूरा गेट जो है वो लगभग लगभग 65 क्वेश्चन का होता है और 65 क्वेश्चंस हमें लगभग लगभग 180 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। यानी कि अगर आप मोटा मोटी गणित लगाओ तो आपको क्या मिलेगा, आपको लगभग 2 मिनट 45 सेकेंड्स मिलेंगे किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 2.25 मिनट के आसपास मिलेंगे। तो हमें इन 2.25 मिनट में से ऑब्वियस सी बात है कि हमें लगभग 15 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए चाहिए, हमें 15 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास अमूमन एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गेट ने 2.5 मिनट का समय दे रखा है, 2.5 मिनट का समय हमें दे रखा है, 2.45 मिनट, अब 2.5 मिनट यानी कि 2 मिनट्स 30 सेकेंड हमें दे रखे हैं। तो अब हमें इन्हें यहाँ डिवाइड करना है। कोशिश करिए कि एक नंबर का क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट में कवर करने की कोशिश करें मैक्सिमम, ठीक है। ये टाइमर की बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर जजमेंटल रहेंगे तो ये चीज़ आप कवर कर पाएंगे। वहीं 2 नंबर के क्वेश्चन को आप लगभग लगभग 2.5 से 3 मिनट दे पाएंगे। इसके बाद भी आपके पास लगभग लगभग 15 से 20 मिनट का समय लास्ट में रिवीजन करने के लिए बन जाएगा। ये काफ़ी सारे टॉपर्स से बात करके और मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए इस चीज़ को फॉलो करने की, ठीक है। इसमें टाइमर रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर हल्का सा ध्यान रखिए, समय के साथ साथ और एक्यूरेसी आपकी बनती जाएगी, तो आप लगभग लगभग 150 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, ताकि 30 मिनट से 25 से 30 मिनट आपको एटलीस्ट पूरे पेपर का एक रिवीजन करने में मिल जाए और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको समय मिल जाए जिनको आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू लगा रखे थे। वहीं टेस्ट सीरीज में एक और कॉलम होता है जिसका हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वो है मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू याद रखिएगा, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम असमंजस में हैं, हमें इनका आंसर पता तो है लेकिन हमें बिल्कुल करेक्टली हम किसी एक आंसर पर श्योर नहीं हैं, या हम इसे दोबारा देखकर एक बार और तसल्ली करना चाहते हैं। तो पूरे पेपर में क्योंकि आपको 65 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनका लगभग 10% हिस्सा इससे कम ही मार्क फॉर रिव्यू में रखो। यानी कि पूरे पेपर में कोशिश करो कि आप 6 से 7 क्वेश्चन ही मार्क फॉर रिव्यू पर डालो। उससे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पर डालोगे तो उन्हें रिव्यू कर पाना या रिव्यू कर पाने का समय आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं भी इस चीज़ को फॉलो किया करता था। जनरली थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है किसी टेस्ट सीरीज में आपको मार्क फॉर रिव्यू में 2-3 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, जो बढ़िया है, या किसी टेस्ट सीरीज को देते वक्त मार्क फॉर रिव्यू में आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पे ना रखें, वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपको बाद में पैनिक सिचुएशन में ये चीज़ लेकर आएगी। जब आखिरी के 15-20 मिनट बचे होंगे और आप देखोगे कि आपने 20 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में डाले हुए हैं, ठीक है, इनमें से कुछ के ऑप्शन भरे हैं, कुछ के नहीं भरे हैं, तो वहाँ पर आपके मन में एक डर बैठेगा कि यार ये सही नहीं हुए तो मेरे नंबर चले जाएंगे। तो फिर आप आनंद फानंद में कुछ भी लगा कर आओगे जो गलत हो जाएगा, जिसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश कीजिए मार्क फॉर रिव्यू में एक लिमिटेड स्लॉट बना लें, ठीक है। मतलब स्लॉट बनाने का इन द सेंस ये है कि आप कोशिश करें कि 10-15% से ज़्यादा मार्क फॉर रिव्यू पे क्वेश्चन ना ही रखें। टेस्ट सीरीज देने का तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज हमेशा मॉर्निंग 9 to 12 या आफ्टरनून
2 to 5 के बीच में रखें, ठीक है। इनिशियली जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं तो उस समय यहाँ पर एटलीस्ट आपको क्या करना है, आपको 1 आवर का एक स्लॉट डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 आवर का एक एक स्लॉट आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक टाइम पर आपको क्या देना है, मॉर्निंग में आप हो सकता है, ठीक है, कि आप मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड को दे दें, आफ्टरनून में टेक्निकल का टेस्ट दे दें, या हो सकता है आप आफ्टरनून में मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का टेस्ट दें एंड मॉर्निंग में टेक्निकल को दें। रिवीजन करने के लिए देखो, यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिश ये करें, ये 1 आवर का बेसिक मतलब ये है कि टेस्ट या तो आप 1 घंटे का दें या एटलीस्ट 1 आवर जो है ये आपको टेस्ट एनालिसिस के लिए रखना है। दिस मस्ट बी फॉर टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। और इस टेस्ट एनालिसिस का बेसिक मतलब क्या है, इस टेस्ट एनालिसिस का मतलब है ऊपरी तौर पर आप पूरे के पूरे पेपर को एक बार देख रहे हो और हर छोटी मोटी गलती को आप एक बार एनालाइज कर रहे हो। टेस्ट सीरीज की एक खास बात और होती है कि टेस्ट सीरीज कभी भी रेगुलर नहीं देनी चाहिए। नेवर गिव टेस्ट सीरीज, नेवर गिव टेस्ट सीरीज रेगुलरली, कभी भी टेस्ट सीरीज रेगुलरली मत दीजिए। मतलब बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज को रेगुलरली देने की कोशिश करते हैं कि हम रोज एक टेस्ट देंगे, हैबिट होनी चाहिए, ये गलत है। टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव ही है एनालिसिस करना। टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव ही है कि आप अपनी एरर्स, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस कर सकें, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस कर सकें, एनालिसिस कर सकें कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स आपसे कहाँ हो रही है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे गलती हो रही है, उन चीज़ों को आप समझ पाएं, वो ही आपको बताएगा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज पढ़ते वक्त, टेस्ट सीरीज देते वक्त आपके मन में सिर्फ 2 ही बातें होनी चाहिए। पहला कि मुझे एरर डिटेक्शन करना है, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। दूसरा, मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो चीज़ें भी आपको पता चलनी चाहिए, कहाँ मुझसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन चीज़ों को पता करना। टेस्ट सीरीज का का मोटिव कभी भी ये नहीं होता है कि आपको आत्मग्लानि में लाए, कि आपको गिल्ट ट्रिप बने कि आपने अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद किया है। याद रखना, एक बहुत ही फेमस लाइन है, एक बहुत ही फेमस लाइन है और जनरली मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि प्रिपेयर लाइक अ स्लेव, प्रिपेयर लाइक अ स्लेव, prepare like a slave, perform like a king, perform like a king। ठीक है, यहाँ प्रिपरेशन का बेसिक मतलब है रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। यहाँ प्रिपरेशन का बेसिक मतलब है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एंड टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और रिवीजन और टेस्ट सीरीज हमेशा किससे होनी चाहिए, हमेशा सबसे खतरनाक तरीके से की जानी चाहिए कि आपकी जान तक जोखिम में आ जाए, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे हो, सबसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे तगड़ा क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन आप सब कर रहे हो, हर लेवल के क्वेश्चन को आप कर रहे हो, आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो। उस सिचुएशन के बाद जब आप परफॉर्म करने जाओगे, जब आप पेपर देने जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही राजा की तरह होगा कि यार ये युद्ध तो मैं ही जीतूंगा। अब चाहे आप 21 सिपाही लेकर लड़ने जाओ, चाहे आप 2 लाख की सेना लेकर जाओ, हथियार आपके पास तैयार हैं, आपके हथियारों पे आपको यकीन है क्योंकि आपने मेहनत बहुत ताबड़तोड़ की है। तो याद रखना, रिवीजन और टेस्ट सीरीज इज द की टू सक्सेस। ये कब बनेगा, जब आप अपनी टेस्ट सीरीज पर फोकस करोगे, टेस्ट सीरीज के मार्क्स पर फोकस नहीं करोगे। आपको टेस्ट सीरीज ने कितने अच्छे तरीके से पीटा, अब उस पर ना फोकस कर कर आप क्यों पिटे, कहाँ कहाँ पर पिटे, कहाँ कहाँ गलती थी, कहाँ कहाँ आप सुधार कर सकते हो, आपने उन चीज़ों को नोटिस किया, तो ही टेस्ट सीरीज देने का फायदा है। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके टेस्ट सीरीज में 5-5, 10-10 नंबर भी आए हुए हैं और उन्होंने उसको नेगेटिव ना लेकर अपने की पॉइंट्स पर काम किया और मेन पेपर में उनकी रैंक आई है। गेट में रैंक निकाली है 15-15, 20-20 नंबर निकाल कर, ठीक है। पर हाँ, टेस्ट सीरीज
का मेन मोटिव ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल हमेशा ही 5-10 नंबर पे बैठे रहो। कोशिश करो कि नंबर धीरे धीरे बढ़े, लेकिन उससे निराश नहीं होना है। और हाँ, अपनी कमियां ढूंढनी है, हमेशा अपनी कमियां ढूंढते रहना है। ठीक है, हमेशा अपनी कमियां ढूंढते रहना है। तो एक बात याद रखना, टेस्ट सीरीज का बेसिक मतलब है आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ना। टेस्ट सीरीज का दूसरा बेसिक मतलब है कि आपके गेस वर्क को भी समझ पाना। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हम लोग गेस वर्क करते हैं, तो आप वहां से ये भी अंदाजा लगा पाओगे कि मैं जो गेस कर रहा हूँ, जो मैं जो गेसिंग ले रहा हूँ, जो कि जनरली हम लोग नॉन टेक के केस में लेते हैं, वो गैसिंग कहाँ तक सही जा रही है, कि मेरे दिमाग, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतना नॉलेज है भी है कि नहीं है। ठीक है, जनरली गैस वर्क तो नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी कई लोग अगर गैस वर्क भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज का तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए क्या है, कि टेस्ट सीरीज हमेशा आपको ये बताएगा कि आप कितनी वैरायटी से अभी पीछे बैठे हो। मतलब टेस्ट सीरीज का सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि जनरली जो चीज़ें हम लोग क्लास में नहीं भी कवर कर पाते हैं, वो भी आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाती है। तो इससे आपके माइंड के अंदर, ठीक है, आपके माइंड के अंदर आपको एक छोटा सा ट्विच मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग उन टॉपिक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ था, या थोड़े से वैरायटी वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको वैरायटी बताने के लिए, आपकी गेस वर्क को चेक करने के लिए, एंड तीसरा और आखिरी, आपको प्रिपेयर करने के लिए बनाई गई है, ना कि ये चीज़ कि आपको नीचा दिखाने के लिए बनाई जाती है कभी भी। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कम भी आ रहे हैं, तब भी हमेशा जहां पर आपसे गलती हो रही है, उन पॉइंट्स को नोट करो, उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट पर स्टडी करो, उन टॉपिक पर स्टडी करो स्पेसिफिकली। रिवीजन के लिए भी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो किया करता था वो ये थी, रिवीजन हमेशा, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करके किया करो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहले क्या करो, बिना रिवीजन यानी कि बिना शॉर्ट नोट्स पढ़े या बिना लॉन्ग नोट्स पढ़े, आप सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या क्लास नोट्स के क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन कहीं लिख लो, या फिर और अदर एक्सेट्रा, हम लोग एक्सेट्रा क्वेश्चंस की बात करें, इन सारे क्वेश्चन को बिना टॉपिक देखे सीधा सॉल्व करने की हिम्मत रख रहे हो। आप 3-4 बार ऐसा करोगे ना, तो आपका बेसिक और स्ट्रांग होता जाएगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है, या कौन सा ऐसा सब टॉपिक है, या कौन सा ऐसा रीजन है जिस रीजन पे जाकर मेरा दिमाग नंब हो जाता है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसी में डाउट है, बाकी चीज़ें मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक है, वरना जनरली रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नोट की कॉपी उठाते हैं और पूरी कॉपी को A to Z पढ़ रहे हैं। तो हम वही चीज़ जो हमें आती है हम उसे दोहरा रहे हैं बार बार। कहाँ पर कमी है वो तो हमें पता ही नहीं, वो तब पता लगेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी तब हमारी बनेगी। तो सीधा पहले क्वेश्चन से भिड़ो, जाके भिड़ जाओ क्वेश्चन से, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपका हिस्सा वीक था, कौन कौन से बॉडी पार्ट पर आपको लगी, उन बॉडी पार्ट की मरम्म पट्टी करनी है, यानी कि उन्हीं बॉडी पार्ट की स्टडी करनी है। इससे आपका समय भी बचेगा, प्लस आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो रिवीजन की सबसे बेस्ट टेक्निक यही है जो मैं सबको देना चाहूँगा, उन लोगों को जो कि काफ़ी समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। रिवीजन की और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इसी पॉइंट को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट मेथोडोलॉजी है कि डायरेक्ट जाके पहले क्वेश्चन से भिड़ें, लड़ें, बिल्कुल जब तक खून लहू लुहान ना हो जाए, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता ना चल जाए कि मुझसे ये टॉपिक हिल ही नहीं रहे हैं, तभी उन टॉपिक पर जाकर क्वेश्चन करने बैठें। अपनी वीक पॉइंट्स को पता करें, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बार बार स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा। वीक पॉइंट को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, वो तभी पता लगेगा जब हम डायरेक्ट फेस ऑफ करेंगे क्वेश्चंस के साथ। सो बाय दिस मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि हम सिर्फ काम की बात करें इस लेक्चर के अंदर,
स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपके मन में कोई और किसी भी टाइप का डाउट जनरेट हो सकता है, या कोई और ऐसा वीडियो जो आप चाहते हो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिए हुए टॉपिक पर वीडियो जल्दी बना सकूँ। और ये डेट मार्क कर लीजिए, 24 ऑफ नवंबर, 24 ऑफ नवंबर मार्क कर लीजिएगा डेट को। यहाँ पर मैं आपकी स्पेशल कैलकुलेशन क्लास लूँगा, कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए क्लास लूँगा, ताकि आप लोगों का भला हो सके। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होपिंग सो कि आप लोग सब बिल्कुल सही होंगे और अब रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।